गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑरिजिन, हिस्ट्री और ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको जानेंगे और उसके बाद उसका ग्रोथ आज तक में। इसके साथ इंटरनेट का रोल क्या है एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, और सोशल जर्नलिज्म और साइबर मीडिया का फ्यूचर क्या है हमारे देश में और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में। तो अभी चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस क्लास में कि हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की। तो इंटरनेट एक विजनरी थिंकिंग का एक रिज़ल्ट था जो निकल के आया था, और ये थिंकिंग हुई थी अर्ली 1960s में। उन लोगों ने देखा जो विजनरी थे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट, साइंटिफिक और मिलिट्री फील्ड्स में। JCR लिकफील्डर MIT के थे वो, यूएस में। उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स 1962 में। उसके बाद उन्होंने सीधा वो मूव किए डार्पा प्रोजेक्ट में। डार्पा का मतलब होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये 1962 के लेट में ही, मतलब नवंबर दिसंबर में ये हुआ था, और उन्होंने हेड किया डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के लिए। उसके बाद लियोनार्ड किनरॉक भी MIT के थे। उसके बाद उन्होंने जो है UCLA का डेवलप किया, और उसमें जो है थियरी ऑफ पैकेट स्विचिंग शुरू में स्टार्ट हुआ था इंटरनेट में, और उसी की वजह से जो है इनिशियली जो है इंटरनेट के कनेक्शन सारे होते थे। लॉरेंस रॉबर्ट MIT के, मैसाचुसेट्स कंप्यूटर से जो है एक कैलिफोर्निया के कंप्यूटर को उन्होंने जोड़ा था 1965 में, टेलीफोन लाइन, जो डायल अप टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू। उसके बाद उन्होंने इससे जो है ये निकाला कि वाइड एरिया नेटवर्किंग के लिए टेलीफोन लाइंस फीजिबल हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो बहुत स्लो था। तो उन्होंने ये बोला कि सर्किट स्विचिंग जो है वो बहुत इनएडिक्वेट है, क्योंकि जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और लेकिन जो है ये था कि क्लीन रॉक्स की पैकेट स्विचिंग थ्योरी बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि ये जो है बहुत ही सही थियरी है, और इसके ऊपर हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। उसके बाद रॉबर्ट जो है डार्पा को मूव हो गए थे 1966 में, और उन्होंने अपना प्लान बनाया था ARPANET के लिए। इसके बाद बहुत सारे लोग और भी विजनरी थे जो कि रियल फाउंडर्स इंटरनेट के थे। उन लोगों का सबका नाम इसके अंदर नहीं दिया गया है। इंटरनेट उस टाइम पे ARPANET बोला जाता था। ऑनलाइन जो है 1969 में आ गया था। एक जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके थ्रू, और उसके अंदर इसका नाम रीनेम किया गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA ओनली। और इसके बाद इसने जो है 4 मेजर कंप्यूटर्स को, यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था साउथ वेस्टर्न यूएस में। ये थे UCLA के, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, UCSB और यूनिवर्सिटी ऑफ उता। कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट किया था कैम्ब्रिज में भी। उसके बाद PMA बॉब कॉन ने जो है उन्होंने ऑनलाइन जो है 1969 में कैम्ब्रिज को भी जोड़ दिया था। 1971 तक आते आते MIT, हार्वर्ड, BBN, सिस्टम डेवलप कॉर्पोरेशन सांता मोनिका में कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, MIT की लिंकन लैब्स और कार्नेजी मिलन, वेस्टर्न रिजर्व, नासा, मिट्रे, बैरो, रैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, ये सारे के सारे प्लग्ड इन हो चुके थे, इन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुके थे। उसके बाद तो इतनी तेज़ी से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा शुरू किया कि सभी लोकेशंस का नाम भी हम लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंटरनेट का किसने जो है यूज़ किया, तो चार्ली क्लीन जो है UCLA के थे। उन्होंने जो है फर्स्ट पैकेट्स ARPANET पे भेजा था अक्टूबर 29, 1969 में। इन्होंने जो है UCLA से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया था। लेकिन उस समय पे उनका सिस्टम लॉगिन, जब वो टाइप कर रहे थे तो जब G तक वो 2 निकला था, G पहुँचते पहुँचते उनका सिस्टम इनिशियल वाला क्रैश हो गया था।
लेकिन ये है कि उन्होंने कम्युनिकेट मतलब कर दिया था, कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया था। अब उसके बाद जो है इंटरनेट का काम हो गया कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को प्रोवाइड करने के लिए, और इसलिए भी कि ताकि बहुत सारी साइट जो न्यूक्लियर अटैक वगैरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वहाँ पे किस तरह से नेटवर्क को पहुँचाया जाए उसके बारे में सोचना शुरू हुआ कि कितना सेफ़ नेटवर्क होना चाहिए। अगर ये भी बात हुआ कि अगर डायरेक्ट रूट डिस्ट्रॉय हो जाता है, अवेलेबल नहीं है, तो राउटर्स जो है, राउटर्स का कंसेप्ट भी आ गया कि वो आ जाएंगे और वो जो है ट्रैफिक को दूसरे अल्टरनेट रूट से मीडिया को, नेटवर्क को जो है, ट्रैफिक को जो है हैंडल कर लेंगे। अर्ली इंटरनेट जो था वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लाइब्रेरियंस के द्वारा यूज किया जाता था, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो फ्रेंडली था। कहने का मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था, ओनली कमांड ही देना पड़ता था। उसके बाद ईमेल जो है अर्पानेट ने अडॉप्ट कर लिया था। रे टॉमिल्सन ने जो है सबसे पहले जो है ईमेल का, समझ लो इनको आविष्कारक भी बोला जाता था। ये बीबीएन के थे। ये 1972 में इन्होंने आविष्कार किया था। @ सिंबल का इन्होंने इस्तेमाल किया था, जो अवेलेबल सिंबल्स है उसमें, तो उसको यूज़र नेम और एड्रेस देने के लिए @ का सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। टेलनेट प्रोटोकॉल जो कि रिमोट कंप्यूटर्स को लॉगिन में मदद करता था, वो पब्लिश किया गया था एज ए रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 1972 में। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स जो थे वो सारे जो है क्या हो गए, एक तरीका हो गया डेवलपमेंट वर्क जो है जितना कम्युनिटी में होता था उसको लोगों के पास भेजने के लिए। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल जिसे बोला जाता है, ये फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट साइट्स में, ये इसके ऊपर भी आरएफसी 1973 में पब्लिश हुआ। उस टाइम पे जो आरएफसीज़ थे वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली सबको अवेलेबल हो गए थे, जो भी जो है उस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे थे। तो कहने का मतलब जितने भी आरएफसीज़ थे वो सारे के सारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो गए थे। उसके बाद लाइब्रेरी सारी जो है ऑटोमेशन लाइब्रेरीज़ का शुरू हो गया। उनके कैटलॉग्स को पूरे जो है नेटवर्क के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ लाइब्रेरी में कि ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बुक्स या किसी भी आर्टिकल के बारे में कुछ भी जानकारी लेना हो तो इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आप आराम से निकाल सकते थे। उसके बाद ईथरनेट जो एक प्रोटोकॉल था लोकल नेटवर्क्स के लिए, ये 1974 में आ गया, और हार्वर्ड स्टर्न बॉर्न मेटकैफ थे, उन्होंने जो है पैकेट नेटवर्क्स में जो है ईथरनेट का इस्तेमाल किया था। इंटरनेट मैच्योर्ड हुआ काफ़ी जो है 70s में टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर के आने के बाद, जो कि बॉब कॉन ने सबसे पहले प्रपोज किया था बीबीएन में, और उसके बाद विंसर्फ ने स्टैनफोर्ड में बहुत सारे जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम किया। ये जो है डिफेंस डिपार्टमेंट में जो है 1980 में अडॉप्ट कर लिया गया, और पहले वाला जो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल एनसीपी थे उसको इसने जो है रिप्लेस कर दिया टीसीपी आईपी ने, और ये हर जगह पे जो है 1983 में यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया गया। तो उससे पहले सब अलग अलग पैकेट स्विचिंग और बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम थे, टीसीपी आईपी 83 तक हर सभी ने अडॉप्ट कर लिया और बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। उसके बाद यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यूयूसूपी भी प्रोटोकॉल था, वो 78 में जो है बेल लायस में ये भी इस्टेब्लिश हो चुका था, और वो लोग इसी प्रोटोकॉल को यूज करते थे। उसके ये इससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बिल्डिंग में काफ़ी काम हुआ था। उसके बाद लिस्टर्ब सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हुआ था इस नेटवर्क के लिए, और बाद में फिर जो है लिस्टर्ब जो है बाकी नेटवर्क्स के लिए भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। बहुत सारे गेटवे डेवलप हुए जो कि बिटनेट को कनेक्ट करें इंटरनेट के साथ, जिससे ईमेल और बाकी बहुत सारी डिस्कशन लिस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी जो है लोगों के बीच में शेयर हो सके। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एनएसएफ नेट का एक जो है उन्होंने फंड किया, एनएसएफ नेट, तो इससे जो है 56 केबीपीएस बैकबोन इंटरनेट के लिए जो है इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद इन्होंने इसका स्पॉन्सरशिप मेंटेन किया लगभग एक डिकेड तक, मतलब 10 सालों तक लगभग, और उसके बाद नॉन कमर्शियल गवर्नमेंट और रिसर्च यूजेस के लिए इसके लिए रूल्स बनाया उन्होंने। 1989 में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम ये हुआ कि नेट्स जो है
यूज़ करना आसान किया गया काफ़ी। टिम बर्नर्स-ली और अन्य लोगों ने यूरोपीय लेबोरेटरी में पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर जो काम कर रहे थे, उन्होंने सर्न का जो है एक प्रपोज़ किया, न्यू प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उनकी जो पॉपुलरली उनको जाना जाता था, उनका जो एक एसोसिएशन था, उसको सर्न जाना जाता था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को सबसे पहले 1991 में दुनिया के सामने लाया, और इसका ये बेस्ड था जो है हाइपर टेक्स्ट के ऊपर, जिसमें कि एम्बेड लिंक थे, टेक्स्ट टू लिंक एंड अदर टेक्स्ट, सभी टेक्स्ट को सबको जो है एम्बेड किया और लिंक किया गया था, कि ताकि उसके ऊपर आप ये करो तो फिर आप जो है एक जगह से दूसरे नेटवर्क में ऑटोमेटिक आपका पूरा एड्रेस उसके साथ लिंक हो जाए और कनेक्ट कर पाओ। अब से अभी तक हम हाइपर टेक्स्ट का जो है यूज़ करते हैं इंटरनेट में, जब भी कोई भी पेज को हम पढ़ते हैं तो ये काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था, बट जो है डेवलपमेंट के काम में काफ़ी धीरे धीरे जब ग्राफिकल यूज़र का और मोज़ेक का इस्तेमाल 1993 में आया था मार्क एंडरसन के द्वारा, तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिव एप्लीकेशन NCSA में एक प्रोटोकॉल जो है, इस प्रोटोकॉल को बहुत बूस्ट मिला। बाद में एंडरसन जो है वो नेटस्केप कॉरपोरेशन के अंदर वो मूव कर गए, और उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल ग्राफिकल टाइप ऑफ ब्राउज़र बनाया। जब तक माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम तक जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आने से पहले नेटस्केप ही जो है काम करता था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का फुल स्केल जब एंट्री हो गया एज ए ब्राउज़र, सर्वर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो पूरा मार्केट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है टेक ओवर कर लिया। उन्होंने विंडोज़ 98 जब निकाला था जून 1998 में, तो उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का इस्तेमाल हुआ था, और वो सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है जितने भी थे उनको अच्छी तरह से कैपिटलाइज करने में, और पूरा जो है मार्केट को बिल गेट्स ने कैपिटलाइज कर लिया। और उसके बाद जो है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, साथ साथ बिल गेट्स का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और वर्ल्ड के नंबर 1 जो है वो रिचेस्ट पर्सन बन गए। वायरलेस धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू किया, टेलीफोन लाइन से मूव होकर के, और वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है उनके लिए रिसर्च होना शुरू किया था, कि ताकि जो है जितने भी होम और ऑफिस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे एयरपोर्ट, काफ़ी बार होटल्स मोटल्स में ये फैसिलिटी धीरे धीरे लाने का काम शुरू हुआ। कई जगह पे ये फ़ी से होता था, कई जगह पे फ्री भी अवेलेबल था। म्युनिसिपल वाईफाई, सिटी वाइड एक्सेस, उसके बाद वाईमैक्स आ गया। इसमें जो है बहुत ही ब्रॉडर रेंजेस के वाईफाई, इसके बाद ईवीडीओ, और फिर 4G, और बहुत सारे दूसरे दूसरे फॉर्म जो है धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो गए। अब दूसरा और ट्रेंड था, ये था कि वेब डिज़ाइनर्स का जो है स्मॉलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पीसी को लेकर के कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं मूव में हैं और आपको अपना काम करना है, तो छोटे छोटे टैबलेट्स, छोटे पॉकेट पीसीज, स्मार्टफोन, ई बुक्स, गेम मशीन्स, और इवन जो है जीपीएस डिवाइसेस, उनको जो है इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। इंटरनेट उसके बाद जो है इतना तेज़ बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ फास्ट जो है डिवाइस हो गया, और नॉन टेक्निकल कम्युनिटी थे उनके पास भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया। बाद में जो है इतने सारा जो है तेज़ी से डेवलप हुआ कि साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, फ्लिकर, सेकंड लाइफ, डिलीशियस, ब्लॉग, विकी, और बहुत सारे जो है तरह की साइटें जो है आ गई। और जीयूआई के साथ साथ बाद में जो है इंटरनेट का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, और सभी के लिए इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि डाटा को ट्रांसमिट करें कोई दो अलग अलग प्लेसेस, या एक प्लेस से कई जगह प्लेसेस में, तो इनको जो है कैसे कनेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम के थ्रू, जैसे रेडियो या इलेक्ट्रिकल वायर से। फर्स्ट कंप्यूटर जो थे वो इलेक्ट्रिकल वायर से ही ओनली कम्युनिकेट होते थे। इन कम्युनिकेशन सिस्टम में टाइपली क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का ही ओनली काम होता था। उसके बाद टेलीग्राफ सिस्टम, टेलीग्राफ मशीन जो है उस टाइम पे इस टाइप के कम्युनिकेशन शुरू शुरू में प्रोवाइड करते थे। जो अर्लीस्ट कंप्यूटर थे उनके पास जो टेक्नोलॉजी अब नहीं था, तो खाली जो है सीपीयू से रिमोट टर्मिनल्स को कनेक्ट करने का होता था।
बाद में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मॉडल जो था उस टाइम पे थोड़ा सा लिमिटेड था, लेकिन टेक्नोलॉजी को क्योंकि वो समझते थे कि ज़्यादा सेफ़ नहीं है और एनिमी अटैक से भी इसको बचाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिर बाद में धीरे-धीरे से रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुए और पैकेट स्विचिंग का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया और X25 प्रोटोकॉल था वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ करना शुरू हुआ। कमर्शलाइजेशन जब होना शुरू हुआ, प्राइवेटली रन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब 1980s में आए, तो उस टाइम पे इंटरनेट का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ा और बाद में ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद तो डॉट कॉम बबल ही आ गया। इसके बावजूद इंटरनेट बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता चला गया और बाद में सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत सारे हैं जिनको वेब 2.0 के नाम से जाना गया। अब हम बात करें इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के बारे में, तो जो आरएफसी शुरू में रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स स्टार्टेड थे, उन्होंने क्या है वेरियस प्रोटोकॉल्स को एड्रेस करने के लिए इशू जितने थे उनको और लोगों को फंक्शनिंग कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके ऊपर ज़्यादा उनका फंक्शन था। लेकिन आईईटीएफ जनवरी जनवरी 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसका काम था कि गवर्नमेंट फंड से और उसके बाद अलग अलग तरह से रिसर्च के लिए जो फंड्स प्रोवाइड होते थे उनके साथ एक टास्क फोर्स बना करके ताकि इंटरनेट का बैकबोन प्रोवाइड किया जाए और इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करके ताकि सभी के लिए आसानी से और इसको मैनेज करने का काम आईईटीएफ ने स्टार्ट किया। बाद में जो सर्च इंजन्स आए, वर्ल्ड वाइड वेब जब नहीं आया था उससे पहले भी सर्च इंजन थे जो कि इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करते थे। फर्स्ट सर्च इंजन आर्की नाम से था, आर्की सर्च इंजन, वो मैकगिल यूनिवर्सिटी में 1990s में आया था। उसके बाद 1991 में वैस और उसके बाद गोफर आए थे। ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड वेब से पहले थे और उसके बाद इनका काम था इंडेक्सिंग और वेब को इंडेक्स करने का काम होता था। बाद में जब वर्ल्ड वाइड वेब आया तो फिर उसके बाद तो वेब डायरेक्टरीज और इतने सारा वेब क्रॉलर्स का आविष्कार 1994 में हुआ। तो उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हुआ, सर्च इंजन्स का तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हो गया। लेट 1990s में वेब डायरेक्टरीज और वेब सर्च इंजन्स पॉपुलर थे, जैसे याहू, अल्टा विस्टा 1995 में आया था, याहू 1994 में आया था। ये इंडस्ट्री के लीडर थे। अगस्त 2001 तक आते आते डायरेक्टरी मॉडल स्टार्ट हुआ सर्च इंजन्स का और उसके बाद गूगल जब 1998 में ये आ गया तो इसने बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के अप्रोचेज लाए, जिसकी वजह से सर्च इंजन्स काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू हुए और उसके बाद सर्च इंजन में जो भी कंटेंट था, जो भी साइट थी, उनकी रैंकिंग का काम शुरू हुआ। 2006 तक आते आते सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स भी काफ़ी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के साथ आए, जिनको एसईओ बोला जाता है। इससे सर्च इंजन का वेब डेवलपमेंट का सर्च रैंकिंग काफ़ी आसान हो गया और उसके बाद इसमें मेटा टैग्स का भी इस्तेमाल होना शुरू किया है। सर्च की रैंकिंग्स का बाद में धीरे धीरे एक सेल भी इसका शुरू हो गया, मतलब इसमें बिजनेस होना शुरू हुआ। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी काफ़ी लाइब्रेरियंस के बीच में इस कंट्रोवर्सी का भी काम हुआ। जून 3 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च किया जिसका नाम बिंग था। बिंग बहुत ही पॉपुलर हुआ। शुरू शुरू में ये सर्च इंजन आया था तब भी ये 17th रैंक हुआ था लगभग 4,50,000 वेबसाइट में। उसके बाद बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और बिंग 4th रैंक में बाद में आ गया। अब हम बात करते हैं डॉट कॉम बबल की। तो बहुत ही लो प्राइस वर्ल्ड वाइड वेब धीरे धीरे लो प्राइस में मिलना लोगों को तक पहुंचना शुरू हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा वेब क्या है, एक नया एक बोलते हैं किलर ऐप इसको बोला जाता था कि जो अनरिलेटेड बायर सेलर थे उनको सबको ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम शुरू किया और बहुत ही लो कास्ट तरीके से और सीमलेस तरीके से कि बिना किसी रुकावट के डेवलप होना शुरू हुआ। बाद में विजनरीज थे उन्होंने नए नए बिजनेस मॉडल डेवलप किए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आए जिनका बिजनेस और इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा उनका वो नहीं था, बट उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा आइडिया था।
तो उसमें कई सारे ने जो है जो डॉट कॉम बिजनेस शुरू हो गया, नेट के ऊपर बिजनेस करना, तो वो शुरू में जो है बहुत सारे थे जिनको जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस का उतना आइडिया नहीं था, वो काफ़ी फेल भी है एंटरप्रेन्योर्स। और कई लोगों ने जो है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी अपना किया और बहुत ही तेज़ी से उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया। बाद में ये टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जो है ये भी जो है बहुत तेज़ी से पीक पे हुआ, एक साल के अंदर लगभग ये डबल हो गया और शुरू में इसने 5132.52 का पीक जो है मार्च 10 2000 में टच किया और जाके सेटल हुआ 5048.62 में। 2001 में जो है बबल डिफ्लेशन जो है बहुत ही फुल स्पीड से ये जो है रन हुआ था और वेंचर कैपिटल आईपीओ मार्केट्स बहुत ही तेज़ी से जो है डेवलप किए और काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गए। ऑनलाइन पॉपुलेशन फोरकास्ट के लिए भी जो है इसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया गया और जितना पॉपुलेशन था उनको एक्चुअल में जो जितना टाइम लगना था रिकॉर्ड करने में, बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से जो है इसको पॉपुलेशन फोरकास्ट के लिए भी और रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। बाद में बात करते हैं मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट में एंट्री हुआ। तो मोबाइल फ़ोन सबसे पहले जो है नोकिया 9000 कम्युनिकेटर जो है ये फ़िनलैंड में लॉन्च हुआ था 1996 में। ये सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट हुआ था, इंटरनेट सर्विस एक्सेस करने का काम इसने शुरू किया था। उसके बाद एनटीटी डोकोमो जापान का था, ये इसने भी जो है एशिया में सबसे फर्स्ट जो है समझ लो कि इंटरनेट मोबाइल सर्विस इसने स्टार्ट किया। आई मोड 1999 में आया और उसके बाद जो है 2001 में रिसर्च मोशन के द्वारा ब्लैकबेरी प्रोडक्ट का लॉन्च किया गया अमेरिका में और ये भी काफ़ी अच्छा बहुत तेज़ी से उस टाइम पे ग्रो हुआ। उसके उस टाइम पे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वो डब्ल्यूएपी का इस्तेमाल किया जाता था इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। बाद में धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन सर्विसेज का ग्रोथ धीरे धीरे तेज़ी से होना शुरू हो गया और उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ये सारे के सारे जो है बहुत सारे जो है तेज़ी से जो है इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स का अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन बना करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की सर्किट्स को यूज करना शुरू हो गया। उसके बाद ये चीज़ इंडिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, फिलीपींस, पाकिस्तान सारे के सारे इनमें सब में जो है धीरे धीरे रिपोर्ट होना शुरू किया कि लोग जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के लिए करना शुरू कर दिए पीसी की जगह पे। शुरू शुरू में जब ये इसका पेनिट्रेशन तेज़ी से बढ़ा तो 20 to 30% जो है लोग जो है मतलब मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते थे। बाद में बाई 2008 ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि 10 मोबाइल फ़ोन की जगह पे एक ओनली पीसी यूज़र, इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क हो गया, मतलब कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए पीसी यूज़र से। अभी हम बात करते हैं वेब जर्नलिज्म का फ्यूचर। तो वेब तो प्राइमरी स्टेज में ऑफिशियल कमर्शियल पर्पज़ के लिए ओनली यूज होता था। धीरे धीरे इसका वेबसाइट कमर्शियल वेबसाइट्स जो है शुरू हो गई और उसके बाद उनका अटेंशन धीरे धीरे बाकी और भी सर्विसेज की तरफ जो है और नॉलेज को सेंड करने के लिए भी शुरू हो गया। पीसी एलिट्स जो थे उन्होंने फुल फ्लेज न्यूज़पेपर पोर्टल्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे और उसके बाद जो है बहुत सारे प्रोग्रामर्स को लगा करके उन्होंने न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए भेजना, उसको एडिटर्स वगैरह को बहुत सारे जितने भी थे उनको सबसे उनसे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना। इस तरह से जो है शुरू शुरू में जर्नलिज्म के लिए वेब का यूज होना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे जो है ये ऑनलाइन जर्नलिज्म का धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। न्यूज़पेपर जो है बाद में जो है ई न्यूज़पेपर शुरू हो गए जिसमें टेक्स्ट ग्राफिक कलर फोटो साउंड्स जो है फुल मोशन वीडियोस ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर आनी शुरू हो गई और ये इतना आसान हो गया कि लोगों को कहीं पे एक जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं थी, अपने अ, मोबाइल के ऊपर ही लेकर के अपने बाथरूम्स में जा कर के भी बैठ के अपना जो है बाथरूम के अंदर भी बैठे बैठे आप अपना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर साथ में बैठ के पढ़ सकते थे। उसके बाद वेब जर्नलिज्म के बहुत सारे नाम जिसका ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग नामों से शुरू में जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। बाद में जो है ये बहुत ही तेज़ी से इसका डेवलपमेंट हुआ और इसको जो है बाद में वेब जर्नलिज्म बोल दिया गया। बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज हैं, रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं जो कि आज जो है जिस पे काम कर रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग न्यूज़पेपर में काम करते थे
वेब जर्नलिज्म ओनर्स जो होते हैं उनको होस्ट कहा जाता है, या उनको एडिटर कहा जाता है, या उनको कंटेंट राइटर भी कहा जाता है, या कंटेंट डेवलपर कहा जाता है। उसके बाद ये ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम करते हैं, और ये रेगुलर न्यूज़ एजेंसीज़ को भी सब्सक्राइब करते हैं, और उनके पास जो है बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर और भी अपने कंटेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वेब जर्नलिज्म अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में लगभग आप ये मान के चलिए कि समझ लो 2000 के लगभग जो है इंडिया में भी वेब जर्नलिज्म आ गया था। और बहुत सारे तरह के वेबसाइट्स, याहू, गूगल, इंडिया टाइम्स और बहुत सारे पोर्टल्स जो है उस टाइम शुरू में आए थे। और बाद में धीरे धीरे जो है ये बहुत ही बड़ा, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हुआ। मोबाइल सर्विसेज जिस तरह से बढ़ती गई, जीपीआरएस वगैरह का आविष्कार होने के बाद, और जर्नलिज्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये हो गया इंडिया के अंदर भी। बहुत सारे कंट्री, हमारी कंट्रीज़ के अंदर भी पुअर क्वालिटी पावर, हाई रेंटल्स, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, ये सब शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम था। अफोर्डेबल कंप्यूटर्स का दिक्कत था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती रही, और फॉरेन मेजर जैसे याहू, गूगल, एमएसएन जो है, ये सारे जो है एंकर का रोल जो है शुरू में कंट्री में करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब मोबाइल का बूम आया और स्मार्टफ़ोन्स का डेवलपमेंट काफ़ी हो गया, ये सब मार्केट में तेज़ी से आ गए, तब उसके बाद जो है वेब जर्नलिज़्म के ऊपर बहुत तेज़ी से इसका डेवलपमेंट हुआ। और रिलायंस के जो ये इनका मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ, उसके बाद हमें डेटा, इंटरनेट मिलना बहुत ही सस्ता हो गया, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बूम हुआ है। न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ को पहले शुरू में जो है सिंगल लाइनर्स वगैरह ही न्यूज़ को दिखाया जाता था। बट इंटरनेट जर्नलिज्म जब आया तो हम पूरा का पूरा सारे के सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे जो है इसमें जो है ई पेपर्स ही उन्होंने अपना पब्लिश करना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इतने सारे आ गए कि इसमें ये भी नहीं बोल सकते थे कि कौन सा न्यूज़ सही है या गलत है। लेकिन कुछ पोर्टल्स जैसे रेडिफ.com, सिफी.com, ये जो है कुछ पोर्टल्स थे जो कि एक्चुअल में ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करते थे। बाकी तो बहुत सारा जो है कॉपीड ही मटेरियल वेब पे अवेलेबल था। सोशियो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर वेब जर्नलिज्म की बात करें तो जो भी रिपोर्टर्स, एडिटर्स इसको हैंडल करते हैं वेब जर्नलिज्म को, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए अपना जर्नलिज्म करना चाहिए। वेब से 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के पोर्टल्स होते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है जो एक्चुअली न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास अपना खुद का प्रॉपर वेबसाइट पोर्टल है। तो वो एजेंसी जो है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी से सारा अपना काम करते हैं, अच्छी तरह से न्यूज़ को हैंडल करते हैं, उनको एडिट करती हैं, क्या पब्लिक को चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए, उससे कोई गलत पब्लिक पे इफ़ेक्ट ना हो, उन सबको ध्यान करके करती हैं। लेकिन जो दूसरा केस है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा जो केस है वो जर्नलिज्म है जिसके अंदर उनका अपना कोई कुछ भी, कोई पोर्टल कुछ भी नहीं है, और वो जो है क्या है कि उनको बस खाली अपने इधर उधर की जो खबरें हैं उनको डालना होता है, और उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल देते हैं। तो इनको सबको जो है लीगल प्रोविजंस क्या है जर्नलिस्ट के लिए, कॉपीराइट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पीआरबी एक्ट, डिफेमेशन, लिबल, स्लैंडर, और बाकी बहुत सारे जो है प्रेस लॉज हैं, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। और इनको एक कोई एजेंसी कुछ न कुछ ज़रूर है कि जिसको कि मॉनिटर करना चाहिए, जिससे साइबर लॉज इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के, इनसे जो है बचाया जा सके। वेबसाइट पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा एम प्रॉब्लम ये होता है कि ये खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे जो है जर्नलिस्ट आप देखेंगे कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ में भी जो है अपना फेम जो है फेमस होने के लिए और अपने साइट को जो है पॉपुलैरिटी देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका कंटेंट पब्लिक के बीच में जाए और उससे उनको प्रॉफिट हो, मनी बनाने के लिए उन लोगों वो क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो जाते हैं। साथ साथ वल्गर चीज़ें ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को परोस रहे हैं, तो इससे सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। और सेल्फ रेगुलेटिंग
एजेंसीज़ का होना इसलिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ रिपोजिटरी और जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्रोजेक्ट्स भी जो है साथ में, इनके ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट जर्नलिस्ट बहुत तेज़ी से जो है मतलब इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। और आज के डेट में आप देखेंगे जिनको एक्चुअली जर्नलिस्ट के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वो भी जो है वेब जर्नलिस्ट बने हुए हैं और सारे के सारे तरह तरह की न्यूज़ खबरें देते रहते हैं। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जर्नलिज्म का जो है इमेज है उसको भी ख़राब करने का काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इनके ऊपर ज़रूर कोई न कोई रेगुलेटिंग बॉडी होना चाहिए, ताकि पब्लिक के बीच में एक ट्रू जर्नलिज्म जो होता है वही खाली उनके पास सामने आए। इसके साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।